Hello everyone, in today's 12th Commerce OC lecture, I am welcoming you all. We are going to start with chapter number 2. So let us move towards the textbook on page number 17. Name of the chapter is Functions of Management. In the first chapter, we went through Principle of Management. Various principles हमने उसमें देखे. हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल देखा. Now we are looking at functions of management. जब आप मैनेजमेंट में हो तो क्या रोल प्ले करना पड़ता है. तो इसके ऊपर काफी हद तक हम चर्चा पहले भी कई चैप्टर्स में कर चुके हैं और एलेबोरेटली इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. We have discussed various management principles in the first chapter in detail. These principles are very important in managing the organizations. While achieving any objective, we need to go through various functions. तो कोई objective अगर आपको achieve करना है तो बहुत सारे functions आपको करने पड़ते हैं. For example, in a joint Hindu family business, the karta is going from planning for every work and for every member. तो कर्ता जो है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म में वो प्लानिंग से लेके ऑल द एक्टिविटीज खुद ही करता है. द कर्ता ऑर्गेनाइजेस वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड थिंग होता है वो कर्ता कंप्लीट करता है. ही ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स फॉर सपोर्ट. तो यहाँ पर उसको दूसरे मेंबर्स का भी क्या मिलता है, सपोर्ट. फॉर स्मूथ फंक्शनिंग of family as well as family business, the karta directs, guides, coordinate and keep strict control on every task. Whatever the karta is doing with the help of other is called as management. तो यहाँ पर कर्ता जो भी कुछ कर रहा है और दूसरों की हेल्प लेकर के कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, मैनेजमेंट ही बोलेंगे. Similarly, the success of every business organization is an outcome of effective and efficient management. तो कोई भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है. नॉट ओनली योर बिजनेस बट ऑल्सो योर करियर, है कि नहीं. एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको अपना करियर को सेट करने के लिए जो अभी स्टडी के दौर से गुजरना पड़ रहा है उसमें भी आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मैनेजमेंट करना पड़ता है. और अगर आप ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारा जो चांसेस है सक्सेस का वो रिड्यूस होते जाता है. द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट. जो टास्क आप लेते हैं अपने हाथ में, जो एक्टिविटीज आप करते हैं मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, उन एक्टिविटीज को ही बोला जाता है मैनेजमेंट. Management is a set of principles which relate to the various functions such as planning. अब इसमें कौन कौन से फंक्शन आ गए देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा, which are helpful in achieving organizational goal. तो इसमें से बहुत सारे फंक्शंस हमको ऑलरेडी पता है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिटेल में उसे डिस्कस करने वाले हैं. According to L.A. Allen, management is what managers does. यहां पर शॉर्ट में डिफाइन किया गया है बाय L.A. Allen. मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज. मैनेजर जो करता है उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं. दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर. तो यहां पर हमको पता चलता है मैनेजर का रोल क्या है. when he is doing management, क्या रोल वो प्ले करता है. in the form of different functions. the functions of manager starts with planning. तो यहां पर प्लानिंग से स्टार्ट होता है और एंड होता है कंट्रोलिंग पे. starts with planning and end on controlling. but every function is interrelated with other function. हर एक जो फंक्शन, हर एक एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से इंटर रिलेटेड है. मतलब एक फंक्शन का इंपैक्ट एक
फंक्शन का इफेक्ट दूसरे फंक्शन के ऊपर आएगा, दैट्स व्हाई दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इनसेपरेबल। आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक आप प्लानिंग को कंट्रोलिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने कंट्रोलिंग उसमें से हटा दिया तो आपका प्लानिंग काम नहीं करेगा। दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो सारे लेवल पे, चाहे वो मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करता है। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। तो यहां पर क्लासिफिकेशन अलग अलग हम ऑथर्स को बोल सकते हैं या थिंकर्स को बोल सकते हैं, उनके हिसाब से फंक्शंस को अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल। तो हेनरी फायोल जो है इन्होंने क्या बताया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। यहां पर मैनेजमेंट का मतलब उन्होंने बताया कि जहां पर आप प्लानिंग करते हो, फोरकास्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कमांड करते हो और कंट्रोल करते हो, उसे मैनेज कहा जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो थिंकर्स है उन्होंने अपने अपने यहाँ पर डेफिनेशंस दिए हुए हैं। द नेक्स्ट वन इज लूथर गुलिक हैज गिवन कीवर्ड। उन्होंने कीवर्ड दे दिया डायरेक्टली पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, कौन सा कीवर्ड दे दिया, पोस्ट कॉर्ब, फॉर द मैनेजमेंट फंक्शन वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, D for directing, Co for coordination, R for reporting and B for budgeting। तो यहां पर हमको एक स्मॉल एक्रोनिम मिल गया पोस्ट कॉर्प, इससे आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से बाय हार्ट कर सकते हो। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इन अ फंक्शंस कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। तो यहां पर जो लास्ट के दो फंक्शन हम देख रहे हैं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, उसको समराइज करके कंट्रोलिंग के अंदर ही हम रीड कर सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ पोस्ट कॉ बोलोगे तो भी चलेगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं प्लानिंग। प्लानिंग के लिए हमेशा एक स्लोगन मैं बोलता हूं, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में असफल हो गए, आपने अगर कोई चीज प्लान नहीं किया, दैट मीन्स आप प्लान कर रहे हो फेल होने का। तो प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट प्लानिंग आप कहीं पर जाते हो तो आप हमेशा अस्त व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे, और जो वर्क आप करने गए हो, जो गोल आप अचीव करने गए हो, उसमें चांसेस कम होता है अचीव करने का। तो आपको प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन, सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, प्लानिंग ही है। So we were at planning. Every function of management is based on the planning. It includes deciding the things to be done in advance. तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप एडवांस में डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं आउटिंग करने का मन है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। ऐसे नहीं आप बैग पैक कर लेंगे और सोचेंगे चलो हम लोग चलते चलते तो याद कर ही लेंगे कहाँ जाना है ना, ऐसा नहीं होता, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तो प्लानिंग का रिलेशन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब आप नॉर्मल सोच सको ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर तो होना चाहिए। तो इनका बोलने का मतलब क्या है, जो इनसेन पर्सन होता है ना, जो पागल व्यक्ति है, वो प्लानिंग कर सकता नहीं। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। प्लानिंग से आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, उसके ऊपर ये फोकस करता है और उसको अचीव करने के लिए वेरियस एक्शंस बताता है। ठीक है ना, तो एक तरफ क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, और उसको अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, इसकी जानकारी आपको प्लानिंग से मिलती है जब आप प्लानिंग कंप्लीट करते हो. डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग accordingly is the key of achieving the objectives of an organization. तो जब तक आप प्रॉपर प्लान नहीं करते तो उसका अचीवमेंट इजी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो और उसका इंप्लीमेंटेशन करते हो, धीरे धीरे आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपका जो गोल है, आपसे नजदीक आते जाता है. तो यहां पर यही बात कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. आप अपना ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अगर अचीव करना चाहते हो तो प्लानिंग इज नेसेसरी. In short, planning is a detailed program of future course of action. आप बाद में क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, उसका एक डिटेल प्रोग्राम है, उसे हम कहते हैं प्लान. तो यहां पर कुछ डेफिनेशन हमारे सामने है. एक है कुंट्स एंड ओडोनल, इन्होंने दिया हुआ है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. ऑब्वियसली प्लानिंग हम एडवांस में ही करते हैं, कोई एक्टिविटी के बाद थोड़ी प्लानिंग की जाती है. प्लानिंग तो आपको एडवांस में करनी पड़ती है. क्या प्लानिंग करते हैं? व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट. व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. तो करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, इस बात को डिसाइड जब हम करते हैं, दैट मीन्स वी आर प्लानिंग. तो आप भी जब प्लानिंग का डेफिनेशन लिखें तो ये जरूर इसमें आना चाहिए कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. प्लानिंग हमारा जो गैप है, हम कहां पर हैं और हम कहां जाना चाहते हैं, इसके बीच के गैप को फिल करता है. इट मेक्स possible things to occur which would not otherwise occur. ये संभव बनाता है चीजों को हैपन होने के लिए जो हमें लगता था कि नहीं होंगे. मतलब ये असंभव को भी संभव बनाने की कोशिश करता है. गेटिंग इट एवरीवन? डेफिनेशन नंबर 2 जेम्स स्टोनर के द्वारा दिया गया है. ही इज सेइंग प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. गोल सेट करना और उसके लिए क्या क्या सुटेबल एक्शन हो सकते हैं उसको डिसाइड करना. जैसे हमने प्लानिंग की कि हमें 90+% चाहिए, तो ये हमारा गोल हो गया. अब वो गोल को अचीव करने के लिए हमको सुटेबल प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए. तो क्या एक्शन चाहिए? सबसे पहले आप डिसाइड करो व्हाट टू डू, करना क्या है, तो 90+ लाना है. हाउ टू डू इट, कैसे करना है. व्हेन टू डू इट, कब करना है. एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा, हम खुद ही करेंगे, है कि नहीं. तो इन जब बातों का हम आंसर ढूंढते हैं, दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लानिंग. तो दो चीजें, एस्टेब्लिशिंग गोल, पहले गोल को सेट करो, और दूसरा उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है वो डिसाइड करो फॉर अचीविंग दिस गोल्स. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अब कोई नई बात नहीं है. प्लानिंग करके क्या बेनिफिट होता है ये हमें भी पता है, ठीक है. तो सबसे पहला हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव. अगर आप प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला आपको पता होता है कि आपको करना क्या, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नहीं. सिर्फ करने के लिए करते जा रहे हैं, दैट इज नॉट प्लानिंग, ठीक है. जब आप प्लानिंग करने बैठते हो तो सबसे पहला फोकस आपको किस पे करना पड़ता है, व्हाट यू वांट टू अचीव, करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आप क्लैरिफाई करते हो. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोंट नो क्या चाहिए, बस करते रहो करते रहो करते रहो, तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं. सो प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम. तो पहला आपको गोल सेट करना है, टारगेट सेट करना है, और प्लान्स ऐसे बनाने हैं ताकि आप उसको अचीव कर सके. It helps manager to analyze the present condition of the organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in
फ्यूचर। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है, यहां से मैं अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंच सकता हूं, तो इसके बीच का जो भी कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा वही क्या होगा, हमारा प्लानिंग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, आपको रास्ता दिखाता है। अगर आपने प्लान किया है तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है ना। आपको पहले से पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो उसमें कहीं पर भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बट आप फर्ज करो कि आपका ऑब्जेक्टिव तय है, बट कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब पता नहीं है, तो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं। प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। तो प्लानिंग करने से एक बात तो तय हो जाती है कि आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्लियरली आपको पता होता है कि क्या करना है। दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। ये आपके लिए गाइड की तरह काम करता है और आपको एक दिशा निर्देशन करता है, आपको गाइड करता है कि कौन से समय पे कौन सा काम करना चाहिए। राइट थिंग एट द राइट टाइम विथ राइट वे, सही तरीके से, सही समय पर सही काम करना, सही तरीके से। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल। तो एम्प्लॉय इससे जान पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 3, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली, है ना। अभी देखो, आपने अपना अगर टाइम टेबल बना के रखा हुआ है ना, आज लेक्चर खत्म होने के बाद आप बहुत मोटिवेटेड हो गए और आपने कल का पूरा दिन प्लान किया कि कल मेरा 10 आवर्स का स्टडी होना चाहिए, तो मैं कितने बजे उठूंगा, कितने से कितने बजे तक मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करूंगा, इतने से इतने बजे तक मेरा ब्रेक होगा, इतने से इतने बजे तक मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर सकता हूं, है ना। ऐसा आपने पूरा प्लान करके रख दिया और कल जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको सुबह उठ करके ये नहीं सोचना है कि चलो मैं कहां से शुरुआत करूं, नहीं सोचना नहीं है, सीधा आपका जो टाइम टेबल है वो निकालो और एक्ट करना स्टार्ट कर देना है। और पूरे दिन भर उसको जब आप फॉलो करते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको मालूम पड़ेगा कि आपने प्लानिंग करने के बाद जो एक्ट किया वो ज्यादा स्मूथ था, जल्दी कंप्लीट हुआ, रेदर देन अनप्लान तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम चीजों को सीक्वेंस में नहीं कर पाते हैं, राइट। It helps manager to improve future performance of employee by establishing objective and selecting a course of action. तो यहां पर जो हमारे मैनेजर्स हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट आता है जब हम उनका फ्यूचर परफॉर्मेंस चेक करते हैं। कैसे? बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको एस्टेब्लिश करो और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन नीडेड है वो इंप्लीमेंट करो। इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। चलो एम्प्लॉय के लिए, मैनेजर के लिए तो है बेनिफिशियल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। हाउ कम? प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय। इससे हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो एफिशिएंटली काम करते हैं। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस। तो अगर प्रॉपर आप प्लानिंग करेंगे तो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो प्रॉपर टाइमली गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है, किससे क्या काम करा करके लेना है ये पता होता है। ठीक है, तो यहां पर यही बात है, प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? एफिशिएंट हो जाता है। लेट मी टेल यू वन इंस्टेंस। एक बार एक ऑफिस के अंदर एक बॉस सभी को मिठाइयां खिलाता है ना, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयज सब लोग स्वीट खाते खाते पूछते हैं, सर किस बात की खुशखबरी है? तो बॉस बोलता है कि मैंने BMW परचेस किया, BMW कार परचेस किया मैंने, तो इसी खुशी में मैं मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो एम्प्लॉयज भी खुश होते हैं कि सर बहुत अच्छा, आपने BMW परचेस कर, हमें बहुत खुशी है। तो बॉस बोलता है इसी तरह मेहनत करते रहो, आप अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो 2-4 महीने के बाद मैं एक और BMW खरीद लूंगा।
समझ में आया क्या? वो बोल रहा है आप मेहनत करते रहो और मैं लेके आ जाऊंगा। दैट मीन्स यहां पर बॉस को पता है किससे क्या करा के लेना है कि नहीं? तो जब आपको पता होता है कि आपका रिसोर्सेस क्या क्या है, तो आपका गोल अचीव करने में आसानी हो जाती है। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस। दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ तो गोल जल्दी अचीव होगा और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। गेटिंग इट एवरीवन? व्हाट वी आर रीडिंग? वी आर रीडिंग प्लानिंग। और प्लानिंग में हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1 था सेटिंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, इट कैन बी अ पाथ शोइंग डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा डायरेक्शन है जो हमको पाथ शो करता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस, आपकी एफिशिएंसी प्लानिंग की वजह से इंप्रूव हो जाती है। नंबर 4, मिनिमाइजेस द रिस्क। यहां पर जब आप प्लान करते हो, आपने बहुत सारे एक्शन प्लान का जो आउटकम है वो भी डिस्कस किया होता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, इस तरीके से जाऊंगा तो क्या होगा, है ना? तो ऑलरेडी अगर आपके रास्ते में कोई रिस्क आने वाला है तो उसको भी आप जज करके चलते हैं, उसके लिए भी कोई एक्शन आप तैयार करके चलते हैं। तो यहां पर आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने पहले से फोरकास्ट कर लिया है कि हमारे रास्ते में और कौन कौन से रिस्क आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। निकल जाता है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बट रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है? फोरकास्टिंग टेक्निक, है ना? इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। हमारा अनसर्टिनिटी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप फ्यूचर में देखने की कोशिश कर रहे हो कि कल कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर टास्क कितने समय में फिनिश हो सकता है। तो ये जो आपकी एबिलिटी है डिसाइडिंग द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। क्या टास्क परफॉर्म करना है अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया, प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। आपने देखा होगा बहुत से लोग वेरियस प्लान बना करके रखते हैं, सिंगल प्लान पे वर्क नहीं करते। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अगर ए फेल हुआ तो बी पे स्विच हो जाएंगे, बी फेल हुआ तो सी पे स्विच हो जाएंगे, है कि नहीं? तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि एक प्लान हमेशा हमारा रेडी होता है, जिसे हम बोलते हैं बैकअप प्लान। चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो चेंजेस है या रिस्क है उसको जीरो तो किया जा सकता नहीं है टोटली, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विथ प्रिवेंटिव मेजर्स। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के आप उसको टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल बनाना चाहता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऑपरेशन थिएटर्स है, फिर आईसीयू वार्ड है, ऐसे सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड की गई। अब ये बनाते समय उसको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोई मशीन तो होनी चाहिए जनरेटर के जैसे, है ना? अदरवाइज क्या होगा, यहां पर जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स हैं, विदाउट पावर और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। तो हम प्लान भी हमेशा रेडी रखते हैं कि ये जो पावर है वो सप्लाई वो तो है ही है, उसके अलावा भी एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर हम लोग करके रखिए। बीच में देखिए इंसिडेंस हुआ था मुंबई में, अप्रोक्सीमेट फॉर 7 to 8 आवर्स, है ना, लाइट गायब हो गई थी, पावर कट हो गया था। तो ऐसे समय में जो हॉस्पिटल्स होंगे, अगर उन्होंने इमरजेंसी पावर बैकअप नहीं रखा होगा तो वहां पर सीरियस इंसिडेंट्स हो सकते थे। लेकिन प्लान भी हमेशा रेडी होता है कि इस टाइप ऑफ बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होंगे, तो उस रिस्क को पहले से भाप करके, पहले से फोरकास्ट करके हम उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर
और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। तो इसकी वजह से फ्यूचर का रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर प्लानिंग से क्या होगा, रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। नंबर 5, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्लानिंग से क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब आप प्लान करते हो तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है ना। तो प्लानिंग के तौर पर आप क्या देखते हो, कौन सा व्यक्ति कब कहां पर अवेलेबल है। ठीक है, सपोज मुझे एक पार्सल पहुंचाना है यहां से पूना, अब मैं खुद जाऊं या किसी को भेजूं, इस दोनों वे से मैं अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकता हूं। और अगर मुझे पहले से पता होगा कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी पूना के लिए रवाना हो रहा है, कोई मेरा फ्रेंड, तो वो पार्सल मैं उसको भी दे सकता हूं कि आप इस प्लेस पे ड्रॉप कर देना। तो इससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा। हो सकता है कि नहीं? तो ये जब आप पहले से प्री प्लान करके रखते हो कि कौन सा रिसोर्सेस कहां पे इस्तेमाल करना है, मेरे पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो रिसोर्सेस का। Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources. Resources कितने अवेलेबल है हमारे पास, उसको देख करके ही प्लानिंग की जाती है। एंड प्रॉपर allocation of resources for various activities. Various activities के लिए कितना resources हमको allocate करना है। It also facilitate optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better result. तो ये किस पे जोर देता है, प्लानिंग जोर देता है या फैसिलिटेट करता है कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, उचित इस्तेमाल किया जाए, वो वेस्ट ना हो। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी और बेटर रिजल्ट मिलेगा। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस बाय प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से आप वेस्टेज को कम कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और इसकी वजह से डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि नहीं। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। फॉर अचीविंग गोल्स, प्लानिंग हेल्प्स टू मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो प्लानिंग मदद करता है कि कौन सा पर्टिकुलर बेस्ट सोल्यूशन है जो हम यूज कर सकते हैं, बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव है उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको भी हम फोरकास्ट करते हैं कि अगर हमने प्लान ए सिलेक्ट किया तो उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। ऐसे करके उसकी कितने एडवांटेज है और कितना डिसएडवांटेज है, ये काउंट करने के बाद ही हम क्या लेते हैं, डिसीजन। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस सिलेक्ट करके आप डिसीजन लेते हो, कोर्स ऑफ एक्शन, टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन। तो जो हमारा मैनेजर है वो प्लानिंग के थ्रू रैशनल डिसीजन ले सकता है। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 7, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। किसी चीज को आपको कंट्रोल करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज ये प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके लिए जो पर्टिकुलर मशीन है उस मशीन पे हमको एक वर्कर चाहिए, ठीक है। और ये वर्कर क्या करता है, एक प्लास्टिक बॉटल को पूरा स्टार्ट टू एंड, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में पूरा कन्वर्ट करने के लिए इट टेक 15 मिनट्स। कितना लगता है, 15 मिनट लगता है। तो अगर वो वर्कर 4 आवर्स से काम कर रहा है, हाउ मेनी आवर्स, 4 आवर्स, और एक बॉटल प्रिपेयर करने में 15 मिनट्स लगता है, ठीक है। फॉर वन बॉटल इट रिक्वायर 15 मिनट्स एंड वन वर्कर इज वर्किंग फ्रॉम 4 आवर्स। तो यहां पर कितने बॉटल्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए। तो ये जो हमने सेट किया है ना, फॉर वन बॉटल 15 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, ये हमारा स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है। मतलब ये एवरेज हमने रखा है कि इतने टाइम में तो हो जाना ही चाहिए। इससे कम टाइम में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और
अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स द वर्कर इज इनएफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है। तो 15 मिनट में 1 बॉटल, तो 1 आवर में 4 बॉटल, 1 आवर में 4 बॉटल, तो 4 आवर्स में 16 बॉटल्स, 16 बॉटल्स प्रिपेयर होना चाहिए। अब हम 4 आवर्स के बाद जब उस वर्कर के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं आपने कितना प्रिपेयर किया, वो बोलेगा सर मेरा तो 20 बॉटल्स बन गया। हम बहुत खुश हो जाएंगे, क्या बात है, बहुत अच्छा। जहां पर 16 बॉटल्स होना चाहिए तो आपने 20 प्रिपेयर कर दिया। और अगर कोई दूसरा वर्कर हमको बोलता है सर अभी तक 12 बॉटल ही बन पाया है, तो दैट वर्कर इज बिलो आवर स्टैंडर्ड। उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। उसको हम ट्रेनिंग देंगे, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, कम क्यों प्रिपेयर कर पा रहे हो, और मेहनत करो। आया ना। तो इस तरीके से हमको प्रोडक्शन कब कम करना है, ज्यादा करना है, क्या डिसीजन लेना है, कंट्रोल करने के लिए आपके पास बेंचमार्क होना चाहिए। और बेंचमार्क कब आएगा, स्टैंडर्ड कब आएगा, जब आप प्लान करोगे। सो दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग, useful in setting the standard for controlling. Planning sets out standard for controlling. Standard मतलब benchmark, कितना होना चाहिए on an average. The actual performance can be compared with the standard. यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड। 1 बॉटल के लिए 15 मिनट क्या है, स्टैंडर्ड है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है, 12 और 20 है ना। तो 16 बॉटल 4 आवर्स में होना चाहिए था, ये हमारा स्टैंडर्ड है, और एक्चुअल है 12 और 20। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आपने 16 से ज्यादा बनाया या 16 से कम बनाया। एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता है कि कितना डिफरेंस है। इफ एनी डिफरेंस, इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो मैनेजर डिसाइड करेगा। सच डेविएशन कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप। तो इस डिसीजन को आप क्या कर सकते हो, ये जो डेविएशन आया है, ये जो डिफरेंस आया है, आप कंट्रोलिंग मेजर्स लेकर के, कंट्रोलिंग स्टेप्स लेकर के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या कंट्रोलिंग मेजर्स है, आप उसको सही तरीका बता सकते हो व्यक्ति को, भाई तू ऐसे काम कर, तेरा काम जल्दी होगा। या जो जो ऑलरेडी ट्रेंड पर्सन है उसके साथ तू 2 दिन काम कर, तेरे को मालूम पड़ जाएगा कि एक्सपीरियंस पर्सन कैसे काम करते हैं। तो ये कुछ यहां पर कंट्रोलिंग स्टेप लिया जा सकता है। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल। तो जब आप प्लानिंग करते हैं वही एक बेस बन जाता है कंट्रोलिंग के लिए। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया तो कंट्रोल नहीं कर पाए। It is also important for maintaining discipline at working place of organization. तो प्लानिंग जरूरी है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन में, नहीं तो क्या हो जाएगा, कैओस हो जाएगा, है ना। किसको क्या करना है कुछ पता नहीं। सपोज अभी जैसे दीपावली आ रही है, आपके पेरेंट ने बोला कि घर की साफ सफाई करो, तो जिसको जो मिल रहा है वो साफ करना चालू कर दे रहा है। इससे अच्छा अगर वर्क डिवाइड हो जाए, है ना, कि हॉल का क्लीनिंग कौन करेगा, डस्टिंग कौन करेगा, स्वीपिंग कौन करेगा, है कि नहीं, वाइपिंग कौन करेगा, किचन का कौन करेगा, अगर पहले से डिसाइड हो जाए तो काम कितना स्मूथली होगा, कोई केओस नहीं होगा, सब में वर्क डिवाइड होगा। हाँ या ना। तो यहां पर वही बात की गई है कि डिसिप्लिन मेंटेन होता है अगर आप प्लानिंग करके रखते हो तो। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं उन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सामने वाले के प्लानिंग से आपका प्लानिंग मैच करना, तालमेल बिठाना। क्या बिठाना, तालमेल। ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज। तो जहां पर एक्टिविटीज ओवरलैपिंग हो जाता है कि नहीं, वहां पे हमेशा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, आपके रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। तो ओवरलैपिंग ना हो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर। सारे के सारे जो एक्टिविटी है वो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेल्स मैनेजर है उसने एक मीटिंग की और डिसाइड किया कि इस साल हमको 10% से सेल बढ़ाना है, 10% से सेल बढ़ाना है। तो सेल बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे,
तो सेल बढ़ाने के लिए क्या बात हो गई, जितने भी सेल्समैन थे, एग्जीक्यूटिव थे, सबको बुलाया गया, सबने नए नए आइडियाज दिए कि ऐसे सेल्स बढ़ा सकते हैं, वैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और उन्होंने काम करना चालू किया, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिए, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करना चालू किया, ये सब चालू किया। ऑर्डर भी आने लगे, लेकिन ऑर्डर आ रहे थे, माल सप्लाई नहीं हुआ। बाद में सेल्स मैनेजर ने पूछा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, भाई माल क्यों नहीं सप्लाई हुआ? तो उन्होंने बोला, यार इतना सारा डिमांड आ रहा है, हमको पता ही नहीं था कि इतना माल बिकने वाला है। तो देखो क्या फेल हो गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन। अगर आप सेल्स को इंक्रीज करने की बात कर रहे हो तो आपको सामने प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज करना चाहिए, नहीं तो सप्लाई में अंतर आ जाएगा। तो आपका प्लानिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्लानिंग के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और यही काम कौन करता है, प्लानिंग, थ्रू कोऑर्डिनेशन। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है हर एक डिपार्टमेंट के साथ में, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठेगा, आपके रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होंगे। ओके, so all activities of the business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. तो सारे के सारे एक्टिविटीज को कंसीडर किया जाता है। साउंड प्लानिंग interrelates all the activities and resources of an organization. तो अगर आपने अच्छा प्लानिंग किया तो जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, उनका प्रॉपर कनेक्शन होगा। मुझको एक याद आता है, एक फिल्म का सीन है, अब अगर आपने ये फिल्म देखी होगी, मंगलयान, है ना, अक्षय कुमार और विद्या बालन, इन्होंने उसमें रोल प्ले किया है। तो बीच में एक ऐसा पीरियड आता है जहां पर जो रिसोर्सेस होते हैं, जो अमाउंट होता है और जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो कम पड़ने लगता है ना। तो विद्या बालन को याद आता है कि मंगलयान से पहले हम लोग ने चंद्रयान का भी प्लानिंग करके रखा था, तो उसके कुछ जो इक्विपमेंट है हम यहाँ पर मंगलयान में यूज कर सकते हैं, है ना। तो रिसोर्सेस कहां पर पड़ा हुआ है, उसको प्लानिंग के दौरान फिर क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया कि ऐसे भी चंद्रयान का प्रोजेक्ट तो बाद में है, पहले हम लोग मंगलयान का करते हैं। तो चंद्रयान में से क्या करेंगे, कुछ इक्विपमेंट निकाल करके हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज विथ इंटर रिलेटिंग, है ना। तो प्लानिंग इससे हेल्प मिलता है। Thus, various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. तो यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट होने दो, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होने दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होने दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट होने दो, ये सब मिलकर के जब प्लान करते हैं ना, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठता है और उसके हिसाब से ही फिर वर्क किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अदर मैनेजमेंट फंक्शन, जितने भी दूसरे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसको ये हेल्प करता है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल स्टाफिंग की बात ले लें कि कितने हमको स्टाफ की जरूरत है, तो किस पे डिपेंड करेगा, अगेन प्लानिंग पे। जब आप प्लानिंग को प्रॉपर रिफर करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्टाफिंग कितना करना है कि नहीं, क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड हो जाएंगी, प्लानिंग पे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। गोल कहां पर सेट होता है, प्लानिंग स्टेज पे सेट होता है ना। आप ऐसा थोड़ी है काम चालू कर दोगे और बाद में गोल डिसाइड करोगे कि गोल तो देखेंगे, पहले हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड गोल, और गोल प्लानिंग के समय ही डिसाइड होता है। अनलेस द प्लान इज रेडी, अदर मैनेजमेंट फंक्शंस such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitate all other functions of management. Getting it, everyone? तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हो, जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हो, तब तक दूसरे फंक्शन भी स्टार्ट होते नहीं है। आपके प्लानिंग करने के बाद ही दूसरे फंक्शन, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, वो सब प्लानिंग के बाद ही स्टार्ट हो। पॉइंट नंबर 10, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब आपने प्लान नहीं किया होता तो आप एकदम कैओस में रहते हो, कौन सा काम कब करना है, जो अर्जेंट आया उसको करो, है कि नहीं, जो आपके आंख के सामने है उसको पहले करो। तो आप क्या नहीं हो, आप फर्म नहीं हो, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप सही टाइम पर एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपने प्लानिंग करके रखा है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे
और जो टाइम आपका बच जाता है उसमें इनोवेशन होगा, मतलब न्यू आइडियाज आएंगे, रिसर्च किया जाएगा, आपको आपके पास सोचने का समय होगा। लेकिन अगर आपने प्लान नहीं किया है तो सोचने का समय नहीं होगा, तो कोई इनोवेटिव आइडिया आने वाले नहीं है। तो प्लानिंग इज वेरी मच नेसेसरी फॉर इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहां पर क्या है? डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। तो डिसीजन मेकिंग में हमारा सबसे पहला काम होता है आइडियाज को प्रमोट करना। किसको? आइडियाज को। आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एट द लास्ट क्या होता है? यही जो इनोवेटिव प्लान्स है इसका ही इंप्लीमेंटेशन हमें रिजल्ट आकर के देता है। It is the most challenging activity for the management as it guides all future decision leading to growth and prosperity of the organization। तो यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। कभी कभी जो वर्कर है ना डाउन लेवल पे, वो लोग ये सोचते हैं कि अरे सारा दिन तो मेहनत हम लोग करते हैं, प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, ये जो ऊपर बाबू लोग बैठे रहते हैं ऑफिस में एसी का हवा खाते रहते हैं, इनको क्या मालूम काम क्या होता है, हार्डवर्क क्या होता है, और सबका सब बेनिफिट इनको मिलता है। उनको लगता है कि ये लोग सब बैठ के पैसा खा रहे हैं और हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट रहता है वो प्लानिंग होता है। वो बैठ के प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के बाद ही बाकी सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो सकती है। तो सारे एक्टिविटीज का, सारे पाथ का, सारे अल्टरनेटिव का निरीक्षण करना, उसमें से एक डिसीजन लेना कि कौन सा प्लान हमको इंप्लीमेंट करना है और उसका आउटकम क्या होगा, उसके बारे में फोरकास्ट करना, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब देखने के बाद ही आगे बढ़ना होता है। तो इट्स वेरी क्रिटिकल इन नेचर। तो जब आप प्लानिंग नहीं करते हो तो आप अनऑर्गेनाइज्ड होगे। क्या होगे? अनऑर्गेनाइज्ड। करना क्या है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं होगा, है ना। जो आपके सामने आएगा उसको ही आप सोल्यूशन दोगे। बट अगर आपने प्लान किया हुआ है तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ सकते हो और बचे हुए टाइम में क्या कर सकते हो? इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो प्लानिंग करना मतलब प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। तो बिजीनेस से मुझे याद आया, मैं एक बार एक बैंक में विजिट करने गया था। यू माइट बी नोइंग पीएमसी बैंक। पीएमसी बैंक में मैं आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, और वहां पर मुझे एक इंक्वायरी करनी थी चेक की, कि चेक का जो अमाउंट है वो चेक डिपॉजिट हुआ है, नहीं हुआ है, उसका क्या पेंडिंग रखा हुआ है, उसका क्या हुआ, वो मुझे पूछना था। तो मैं जस्ट वहां से पास बाय हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बैंक में एंट्री करके वहां पर मैं पूछ लूं। मैं बैंक में गया और मैंने देखा जहां पर काउंटर था, वो जो पर्सन काम कर रहा था, तो काफी लाइन लगी हुई थी। मैंने जस्ट बोला कि मुझे इंक्वायरी करना है, तो वहां पे सब लोग बोले कि नहीं, सब यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्वायरी करने ही आए हैं, तो आपको भी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो 2-3 व्यक्ति थे वहां पर। तो सामने मैं देख रहा था कि जो पर्सन वर्क कर रहा था, तो ड्यूरिंग वर्किंग वो क्या कर रहा है, बार बार कॉल पिकअप कर रहा है। अभी मेरे सामने कोई व्यक्ति है, वो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ, रुको रुको कॉल आया, और वो कॉल पे बात कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो कॉल पे है, जो भी कोई कस्टमर होगा, ठीक है ना। और ऐसा वो करके फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? वो बात कर रहा है कॉल पे और हम लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा था। तो थोड़ा समय के बाद मैंने उसको क्या किया, मैंने लाइन में खड़े रह के उसको कॉल किया और मेरे चेक के बारे में पूछा उसको। तो उसने चेक के बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत दे दिया और फिर मैं वहां से चला गया। तो ये क्या समझ में आता है कि कभी कभी आप प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। जो व्यक्ति खुद बैंक में आया है उसका काम आप बाद में कर रहे हो और कॉल का आंसर आप पहले दे रहे हो। तो यहां पर पता चलता है द थिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड। ये थिंग अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हुआ नहीं है। यहां पर इनोवेटिव आइडियाज जनरेट नहीं होते। गेटिंग इट? तो जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग के दौरान ही बहुत सारे अल्टरनेटिव हमको सोचने पड़ते हैं और उसमें से ही इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। प्लानिंग के दौरान एक सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। क्या बोलते हैं?
ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है, जो पर्टिकुलर चेयरपर्सन रहता है वो बोलता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में कुछ भी आता होगा, आप बताओ, आप बताओ। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये सिली पॉइंट था। अगर हमें लगा तो हम उस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लीव कर देंगे। मतलब हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपका दिया हुआ आइडिया खराब है, गलत है, बचकाना है, ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपके दिमाग में जो भी आता है, दिमाग लगाओ, जैसा भी आता है, जो भी ख्याल आता है वो आप बताओ, तो हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक इंस्टेंस है, मैंने कभी शेयर किया होगा आपके साथ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा था। तो डिस्कशन इस बात पे हो रहा था कि जब हमारा प्रोडक्ट बन करके आता है और उसकी पैकिंग होती है, तो पैकिंग का कॉस्ट सेव करने के लिए उसका जो फर्स्ट पैकिंग था वो न्यूज़पेपर में किया जाता था। किस में किया जाता है? न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर में पैक करने के लिए जो वर्कर को रखा जाता है ना, एक पैकिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर 2 मिनट्स लगना चाहिए, तो उसकी जगह पे 3 से 4 मिनट लग रहे थे। तो उन्होंने पता किया कि भाई न्यूज़पेपर पैकिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो जो वर्कर थे वो कभी कभी क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर में जो फोटोज छपे हुए हैं, जो न्यूज है ना, उसको ही पढ़ने लगते थे। अभी आपका काम है पैक करना, वो पढ़ने लग रहे हैं। और उसमें जहां पे 2 मिनट लगना चाहिए एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, वहां पे 3 से 4 मिनट लग जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला गया कि आपको क्या सजेशंस आता है, क्या आपका सोल्यूशन मिलता है, वो सजेस्ट कीजिए। तो लोग सोचने लगे इसके ऊपर, और कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा हो रहा था, कोई बोलता है एम्प्लॉय को चेंज कर दो, नए को लेके आओ। लेकिन प्रॉब्लम तो सबके साथ वही होने वाली थी, नए एम्प्लॉय भी आ जाएंगे तो भी हो सकता है वो लोग भी, क्योंकि न्यूज़पेपर है और देखते देखते कुछ उसमें ऐसा आ गया, उनको इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो उसमें ही गुम हो जाते हैं। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में एक के मुंह से निकल गया कि इनकी ना आंखें ही फोड़ देनी चाहिए, इनको ब्लाइंड कर देने का, न रहेगी आंख, ना वो टाइम पास करेंगे। अभी सोचो बात कहां की कहां चली गई, है ना। तो वो जो चेयरमैन था उसने बोला कि ये बात आपने बहुत सही बोली, एक काम करते हैं हम लोग, है ना, इन एम्प्लॉयज की जगह पर ब्लाइंड पर्सन जो रहते हैं, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, है ना, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं पैक करने का। उनकी आंख होती नहीं है तो टाइम पास नहीं होगा। और ये बहुत सक्सेसफुल काम किया उन्होंने। फिर ब्लाइंड लोगों को जॉब पे रखा और उस समय से पैकिंग फास्ट होने लगी। सोचो कि ऐसा गलती से निकला हुआ भी स्टेटमेंट उन्होंने उसको यूज किया और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज है कि नहीं, प्लानिंग के दौरान आते। तो प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यही हम पढ़ रहे हैं, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है, एज इट गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारा फ्यूचर में कहां जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसके लिए प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट, प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल। वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक कोई इंसान हो, उसके लाइफ में हर जगह पे प्लानिंग का बहुत अहम रोल होता है। फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन एंड द बिजनेस एनवायरमेंट इज चेंजिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि फ्यूचर अनसर्टन है, नोबडी नोज व्हाट विल गोइंग टू हैपन। अभी आज के पेंडेमिक एरा में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कोई वायरस आ जाएगा, है ना, बिना किसी वॉर के हमको घर में बैठना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों के जॉब जा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन किसी ने इतना इमेजिन नहीं किया था अपने लेवल पे, है कि नहीं। तो ये जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टन है।
और चेंजिंग इन नेचर है, लगातार बदल रहा है। ऐसे डायनामिक सिचुएशन में आपका प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, और प्लानिंग में ही आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देते हो। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड डेफिनेटली। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो आप रिस्क को, अनसर्टेनिटीज को कम से कम कर सकते हो। हेंस प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। यहां पर एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, प्रिपेयर अ प्लान फॉर वन डे पिकनिक फॉर योर क्लास और फील्ड ट्रिप, है ना। तो आपको समझ में आएगा, पहले प्लान करने के पहले आपका डिसीजन रहेगा कि गोल क्या है आपके पिकनिक का, है ना। मतलब फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ एंजॉय करना है, या फिर कोई आपको ऐसा प्लेस विजिट करना है जिससे कोई नॉलेज मिले, है कि नहीं। तो ये फन ट्रिप कैसा होना चाहिए, वहां पे पहुंचेंगे कैसे, क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ना। फिर सबके सजेशंस आएंगे, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है जो सुटेबल हो रहा है। ये सब जब हम लोग डिसाइड करते हैं, दैट मीन्स वी आर प्लानिंग। नाउ फंक्शन नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहले आइडेंटिफाई करना, पहचानना। नंबर 2, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर। जो रिसोर्सेस, जो चीजें आपको चाहिए उसको लाना, एक जगह पे लाना, सच एज men, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। देखो सब किससे आया है, एम से आया है ना। men, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। यहां पर जो रिसोर्सेस की बात की गई है, रिसोर्सेस को बताया गया है men, मनी, है ना। men मतलब लेबर, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ है, उसको मेन से कंसीडर किया गया है। सेकेंड मनी, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड ऑल दो स्टफ, मशीन्स वी नीड एंड वी नीड मेथड। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेस। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, उनका ग्रुपिंग करना, ऐसे अरेंज करना ताकि उनसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करना है, आइडेंटिफाई, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। किसको आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्सेस को, और ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को लाना, जैसे मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, उनका ग्रुपिंग करके इस तरीके से अरेंज करना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। देखो किसकी बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं। प्लानिंग में हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है इन द फ्यूचर। वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड द वे एंड मीन्स टू अचीव, मतलब कौन से रास्ते से और कौन से रिसोर्सेस से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, अपने प्लानिंग को अचीव कर सकते हैं, है ना। तो प्लानिंग क्या बताता है, क्या डिसाइड करता है, व्हाट इज टू बी डन। So in planning, management decide what is to be done, and organizing function decide the way and means to achieve what has been planned. क्या प्लान किया गया था और उसको अचीव कैसे करना है, ये ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं। This function is important for execution of the plans which have been prepared by top level management people. तो यहां पर प्लानिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वगैरह डिसाइड करना, ये किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और जैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला है, उसको इंप्लीमेंट करने की जवाबदारी किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव की। किसकी, एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन। ऑर्गेनाइजिंग जो क्या है,
एग्जीक्यूशन फंक्शन है, मतलब प्लानिंग करने वालों ने तो बता दिया आपको क्या प्लानिंग है, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आई, दैट मीन्स हमें क्या करना है, उसके लिए रिसोर्सेस इकट्ठे करने हैं ऑफ द प्लान्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल, ऐसा प्लान जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल ने बनाया। दे सिंक्रोनाइजेज द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, अब यहां पर सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तालमेल बिठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दी and the combination of workforce, physical, financial and information resources are established in the process of organizing। तो organizing जो process है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम synchronize करते हैं, combination set करते हैं workforce का, physical और financial और information resources का, ताकि हमको हमारा outcome achieve हो जाए। Definition: the term organization, जो कि हमारे सब्जेक्ट का भी नाम है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, तो उसमें जो वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, क्या दर्शाता है, स्ट्रक्चर। इट इज अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। अब देखो जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई बिल्डिंग नहीं है, वो एक यूनिट है या वो एक ग्रुप है, वो कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, वो इसके लिए गैदर हुए हैं ताकि वो कॉमन गोल को अचीव कर सके। वेरएस ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ऑर्गेनाइजिंग अलग है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस एंड अ फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है और एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है। सम ऑफ द डेफिनेशंस आर गिवन बिलो। तो पहला दिया है मोनी एंड रेली ने, मोनी एंड रेली डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। तो यहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का क्या डेफिनेशन है वो बताया है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, कोई भी टाइप का एसोसिएशन होने दो जहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आ रहे हैं और अपने गोल को, कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए एक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। कुंट्स एंड ओडोनेल, कुंट्स एंड ओडोनेल बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल एंड प्लान्स। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, कुछ एक्ट को, कुछ फंक्शंस को ग्रुप कर देना है। क्यों ग्रुप करना है, टू अचीव गोल्स एंड प्लान, ताकि हम अपने प्लानिंग को अचीव कर सकें। The assignment of these activities of to appropriate departments and the provision of authority, delegation and coordination, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां पर जो आपने ग्रुप को, एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए एक साथ रखा है और हम उसको असाइन करते हैं, द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट को देना, ऐसे प्रॉपर अथॉरिटी को देना, डेलीगेट करना, जो वो काम कंप्लीट करके हमको दे देगा। तो इस पूरी एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऐसे ही हाइमैन, हाइमैन जो है उन्होंने डिफाइन किया है, थियो हाइमैन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। तो पहले आप डिफाइन करते हो और फिर ग्रुप बनाते हो एक्टिविटीज का, ऑफ द enterprise and establishing the authority relationship among them। तो यहां पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है उनके बीच में। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हो, द मैनेजर डिफाइंस, डिपार्टमेंटलाइज एंड असाइन एक्टिविटीज सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। तो ये जो वर्क है वो असाइन किया जाता है, हम डेलीगेट करते हैं ताकि उसको ज्यादा एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव में कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे छोटा और अच्छा डेफिनेशन है वो मोनी रेली का है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस।
सो जैसे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखा, अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न्ड विथ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग. ऑर्गेनाइजिंग का करना मतलब आप ग्रुप कर रहे हो, आप वर्क असाइन कर रहे हो. द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स. तो जितने जितने हमारे पास डिपार्टमेंट है उनके बीच में क्या होना चाहिए, ग्रुपिंग होना चाहिए. द इंपॉर्टेंस of organizing can be stated as follows. सबसे पहला, facilitate administration as well as operation. जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी फैसिलिटेट कर रहा है और साथ ही साथ ऑपरेशन को भी फैसिलिटेट कर रहा है. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज. Organizing process leads to identify and to group the activities. आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, उसको पहले पहचाना जाएगा और उसके हिसाब से एक्टिविटीज के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा. ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज. ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज is the task of administration, whereas processing according to its operational activity. तो यहां पर क्या बता दिया, ये जो ग्रुपिंग हो रहा है, असाइनिंग हो रहा है, ये यहां पर टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम है. वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी. तो यहां पर उसको इस तरीके से प्रोसेस करना ताकि वो ऑपरेशनल एक्टिविटी बन सके. दस, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की तो यहां पर दो चीजें आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ ऑपरेशन. ठीक है. ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉइज देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेजेस. तो इसको प्रॉपर वे में प्लान करने की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज मिलेगा और रिडक्शन में वेस्टेज कम मिलेगा, है ना. मतलब सॉरी, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा और वेस्टेज कम होगा. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल. तो वर्क का जो डुप्लीकेशन है वो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. मतलब टाइम पास नहीं होगा, एक ही काम दो लोग नहीं करेंगे, प्रॉपर डिफाइन होगा किसको क्या करना है. एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल. तो आप ठीक ढंग से उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे. ठीक है. तो here we have done with first point of importance of organizing. Point number 2 brings specialization. Organizing जब आप करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, specialization. How come? Organizational structure is a network. ये क्या एक नेटवर्क है of a relationship in which the work is divided into units एंड डिपार्टमेंट. क्या बताया देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क. ये एक नेटवर्क की तरह होता है ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स. जिसमें जो काम है, जो वर्क है, वो यूनिट्स और डिपार्टमेंट में अलग अलग करके रखे हुए. दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन. तो ये जो आपने डिवीजन करके रखा है, लोगों को सेपरेट सेपरेट काम बोल करके रखा है, इससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन. एक ही व्यक्ति वही काम बार बार करेगा तो उसको नया तरीका पता चल जाएगा कि कम समय में इस काम को कैसे किया जा सकता है. इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. तो ये जो वेरियस एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद क्या की गई है इसके अंदर, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. तो जितना स्पेशलाइजेशन आपके वर्क में आएगा, आपने जितना डिवीजन ऑफ वर्क करके रखा है उतना काम फटाफट होगा, क्योंकि वही सेम काम वो व्यक्ति काफी टाइम से कर रहा है. तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उनको पता होता है कि इसको कम टाइम में कैसे किया जा सकता है.
जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो आपने क्या किया है, जॉब प्रॉपरली असाइन कर दिया है, ठीक है। तो डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स in putting right men on right job, which can be done by selecting proper people for various departments according to their qualifications, skills and experience. तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है, मदद करता है किस रूप में, कि कौन से काम के लिए, कौन से जॉब के लिए कौन सा पर्सन सही है ये डिसाइड करने के लिए। और इससे क्या होता है, कम समय में ज्यादा काम होता है। This is helping in defining the jobs properly, which clarifies the role of every person. तो ये क्या करता है, मदद करता है डिफाइन करने में हर एक व्यक्ति का जॉब के अंदर उसका क्या रोल है। ओके, सो समय समाप्ति की घोषणा, डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। whatever will be the left portion will be covered in the next lecture. तो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर।